Hello everyone, now we are here for the chemistry section of the NEET UG 2021. So here is the question number 51. Statement 1 says that aspirin and paracetamol belong to the narcotic analgesics. क्या ये statement सही है? No, this statement is wrong because aspirin and paracetamol है, ये analgesics तो है पर ये non narcotic analgesics है. Non narcotic मतलब जिनकी अपने को लत नहीं लगती. Alright? So ये जो statement बना वो wrong हो गया. The next statement says that morphine and heroin are non narcotic analgesics. Again wrong statement क्योंकि morphine and heroin जो होते हैं वो नार्कोटिक एनालिसिस होते हैं, अपने को लत पड़ सकती है. ओके, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. नो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. यस, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर 2,6 डाइमिथाइल डेक-4-इन. डेक-4-इन मतलब 10 कार्बन चेन. सो 10 कार्बन चेन अपने को सबसे पहले ढूंढनी है एंड उसकी फोर्थ पोजीशन पे इन है, 2 and 6 पोजीशन पे मिथाइल है. ठीक है, सो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10. सो ये सबसे लंबी चेन ये वाली हो गई 10 कार्बन की. एंड नाउ हम इसको हिट एंड ट्राई मेथड से करते हैं. 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल. ठीक है, यहां तक अभी तक सही है. 6 पोजीशन पे मिथाइल, 6 पोजीशन पे मिथाइल, यहां तक अभी भी सही है. डेक-4-इन 1 2 3 4 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक-4-इन. दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है. दूसरे ऑप्शन पे कंफर्म कर लेते हैं वैसे. सो सेकंड C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 5 पोजीशन पे मिथाइल है, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया. C1, C2, C3, C4, C5, C6 यहाँ पे 6 और 2 पे है, ये हो सकता है, पर 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे इन है. यहाँ पे अपने को 4 पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे इन है. थर्ड पोजीशन पे इन यानी कि डबल बॉन्ड. यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6 2 and 6 पे है, बट 1 2 3 4 5th पोजीशन पे, यहाँ पे 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. सो दिस विल बी आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर. Question number 53 says that BF3 is a planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom respectively. Hybridization will be, अगर planar है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता planar है तो हमको पता है कि planar होता है. क्यों? B 4 BF3 B F F and F. ये BF3 है. So the hybridization will be sp2 because it is a planar structure. Planar structure है, so इसकी hybridization sp2 होगी. Okay, and now number of electrons around the central atom. Number of electrons क्या हो जाएंगे central atom के around? 1 2 3 4 5 6 6 electrons. So 6 electrons will be the correct answer. Third option is the correct. Noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify the incorrect statement about them. Noble gases के लिए अपने को incorrect statement देखना है. Noble gases are sparingly soluble in water. This is absolutely correct statement. Okay, ये NCERT में given है ये सारी की सारी statements. मैं आपको वो जो statements given है NCERT में वो भी दिखाऊंगा अभी. पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Noble gases have very high melting point. No, this is a wrong statement. यहाँ पे very low melting point होता है इनका. High नहीं होता, low होता है. Okay, Noble gases have weak dispersion forces. बिल्कुल सही है. कौन से फोर्स होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स. ओके, एंड नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है. बस सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन. एंड नाउ एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूं. लुक एट दिस क्वेश्चन. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस. All noble gases are monatomic. They are colorless, odorless, and tasteless. They are sparingly soluble in water. ये first statement था अपना. They have very low melting and boiling points because of only one type of interatomic interaction in these elements is weak dispersion forces. ये हो गए अपने सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट उस क्वेश्चन के. हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ऑफ एनी नोन सब्सटेंस. कि जितने भी नोन सब्सटेंस है उसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का. इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग आउट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक. सो ये 2024 नीट में क्वेश्चन बन सकता है. Which gas has a unusual property for diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass, or plastics? The answer will be helium. Okay. So now we are back to question paper. So इसका जो आंसर हो गया वो सेकंड ऑप्शन हो गया. The molar conductance of NaCl, HCl and CH3CO Na at infinite dilution are 126.45. So मैं ये लिख लेता हूँ पहले ही. Lambda NaCl equals to lambda Na plus lambda Cl minus, which is given as 126.45. जैसे जैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं वैसे वैसे सबकी वैल्यूज लिखते जाएंगे. लैम्डा HCl इसकी मोलर कंडक्टेंस गिवन है 426.16. सो लैम्डा H प्लस लैम्डा Cl माइनस इज 426.16 एंड लैम्डा CH3COO Na इक्वल्स लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस इट इज गिवन एज 91. ओके, हमको क्या बताना है? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज. तो अपने को बताना है लैम्डा CH3COOH का. तो मुझे CH3COO चाहिए, मुझे H चाहिए. ओके, सो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा एंड मुझे क्या एलिमिनेट करना है? सोडियम एंड क्लोराइड को मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा. सो 426 प्लस 91 विल बी 570 एंड इसको 126 में से मैं माइनस करूंगा 0.45 विच विल बी 390.71 which is the correct answer. Simple. The right option for the statement Tyndall effect is exhibited by. ये क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है. The right option for the statement सीधे सीधे ये भी पूछ सकते हैं. Tyndall effect is exhibited by which solution of the given options? Answer is NaCl solution. No. It is क्यों? इसका रीजन not a
colloidal solution, it is a true solution. Glucose solution, no, not a colloid. It is a true solution. Starch solution, yes, starch solution is a colloidal solution. Okay, so this is the correct option. Urea solution, no. This is a very easy type of questions. Chemistry इस वाले पेपर में easy थी, physics थोड़ी सी difficult या फिर tricky थी. RBC deficiency is a deficiency disease of vitamin B12 is the answer. कौन सा anemia होता है? RBC deficiency है, so this is known as anemia. And vitamin B12 की deficiency से कौन सा anemia होता है? Pernicious anemia. और ये क्यों होता है? That will be taught in your MBBS. Okay, बायोकेम में पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री में. Dihedral angle of least stable conformer of ethane. So हम ethane का structure बनाए अगर, so this is ethane और least stable conformer बना रहा हूं मैं, so this will be the least stable conformer for ethane. So dihedral angle जो होता है वो ये होता है, and this is we all know 120 degree, so this will be 120 degree. The incorrect statement among the following is, now this is a little bit nice question. Inorganic chemistry according to me आपको पढ़नी चाहिए NCERT टेक्स्ट बुक से हमेशा लाइन टू लाइन, क्योंकि पूरे के पूरे पेपर में NCERT की ही स्टेटमेंट्स चलेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि NCERT के कौन से स्टेटमेंट्स से ये लिया गया है. Actinide contraction is greater for element than lanthanide contraction. Absolutely correct answer. Oh, I'm sorry. This is absolutely a correct statement. Yes. हमको incorrect बताना है. ये statement है correct. Actinide contraction is always more than lanthanide contraction. Yes, it's a true statement. Most of trivalent ये है trivalent lanthanide ions are colorless in the solid state. No, colorless. ये statement गलत है. क्यों? Trivalent यानी कि Ln+3 ये तो colored होते हैं. क्यों? Due to the presence of unpaired electrons. So this is the incorrect statement. So this will be the answer. And मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से लिया गया है. See, many trivalent lanthanide ions are colored in both solid state and aqueous solutions. On solid state में नहीं, aqueous solution में भी colored होते हैं, solid state में भी colored होते हैं. Color of these ions may be attributed to the presence of f electrons. F जो orbital में इनमें electrons होते हैं. इनके exceptions भी देते हैं. Neither lanthanum nor lutetium shows any color, but rest do so. Lanthanum and lutetium are the exception to these. ये भी आ सकता है आपके 24 नीट में कि ये वाला स्टेटमेंट आ चुका है 21 में कि trivalent ions are colored या colorless. पर इसके आगे इसका रीजन भी पूछ सकते हैं. क्यों? Because of the presence of f electron. ऑप्शन में वो d electron कर सकते हैं. Okay, so NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, ऑर्गेनिक के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, बट इनऑर्गेनिक के तो एक एक लाइन भी आपको याद रहनी चाहिए. द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द dehydrohalogenation. सो dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent 2ene. ओके, सो 2-bromopentane है 1 2 3 4 5. ओके, ये ब्रोमीन है. दिस प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो पेंट 2ene होगा. क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहिए कि इसका जो प्रोडक्ट होगा dehydrohalogenation रिएक्शन, उसमें जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा ये वाला. यही क्यों हुआ? ये भी तो हो सकता था, बट दिस इज मेजर एंड दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट. क्यों? बिकॉज ऑफ सेटजेफ रूल. सेटजेफ रूल क्या कहता है कि टर्मिनल कार्बन जो हैं, जो ये दोनों कार्बन हैं, सॉरी, जो ये दोनों कार्बन हैं, इनको हटा के जितने भी कार्बन हैं उनमें जो टर्मिनल कार्बन है ये एंड ये, टर्मिनल कार्बन पे जिसके हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है. सेटजेफ रूल ये कहता है कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ये ज्यादा स्टेबल होगा. सो मेजर प्रोडक्ट विल फॉर्म, मेजर प्रोडक्ट वो वाला होगा जहां पे टर्मिनल कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. सो यहाँ पे 6 कार्बन है टर्मिनल उस पे कार्बन पे. यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे कितने? यहाँ पे 2 ही रह जाएंगे. सो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ज्यादा कार्बन है. सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड इस रूल को क्या बोलते हैं? सेटजेफ रूल. ओके, नाउ which one of the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of an ideal gas? 1 mole ideal gas के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट है वो सही है. So we know that Cp by Cv equals to gamma and Cp minus Cv is equal to R for 1 mole of gas, where R is gas constant. So Cp minus Cv equals to R. ये formula based question, the easiest question is paper का. Okay, which of the following polymers are prepared by addition polymerization? Addition polymerization कहाँ पे होता है? जहाँ पे addition reaction होती है. Addition reaction कौन सी होती है? ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. इसको तोड़ के कोई हेलोजन से मैंने रिएक्शन कराई मान लो. सो इसको तोड़ के ये मैंने हेलोजन लगा दिया. दिस इज द एडिशन रिएक्शन. डबल बॉन्ड तो टूटना इज एडिशन रिएक्शन. सो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? अब इसका पॉलीमर बन जाएगा, ये जो चीज बनी है इसका पॉलीमर बन जाएगा, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा. पॉलीमराइजेशन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ये वाली रिएक्शन शो करेंगे? वो प्रोडक्ट जिसमें डबल बॉन्ड होगा. कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा? 2 कार्बन के बीच में. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो नहीं चलेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में चाहिए. वो कौन से हैं? टेट्राफ्लोरोईथीन, टेट्राफ्लोरोईथीन. ओके, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा और इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? टेफ्लॉन. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन. एसीटोन है, इसकी रिएक्शन कराइए CS2CH5 MgBr, ड्राई ईथर. ओके, तो एसीटोन है, यहाँ पे CS2CF MgBr है,
ये डाई ईथर है, एंड फिर उसके बाद CH ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, CH3 CH5 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, C2H5 CO, ये H2O में से H प्लस एंड OH माइनस, ये O माइनस, सो ये H प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, सो दिस विल बी COH C एंड C. So this is C1, this is C2, this is C3, C4 and C5. So IUPAC name will be 2-methyl propane 2-ol. No, 2-methyl pentane. वन टू, ओके ये 3 नहीं होगा, ये 3 एंड ये 4 होगा, ओके. सो 2-methyl butane 2-ol will be the correct answer, okay. क्वेश्चन नंबर 64, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. इसमें अपने को मैच करनी है. PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनसीईआरटी में गिवन है, याद रहना चाहिए. PCl5 का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. PCl Cl 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 एंड Cl. इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स हैं, ये वाली जो एक्सियल है, ये वाली जो 2 बॉन्ड लेंथ्स हैं, वो ये प्लेनर बॉन्ड लेंथ्स के से ज्यादा लंबी होती हैं. क्यों, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. सो ए का फोर्थ. नाउ BF3, दिस वी ऑल नो दिस अ ट्राइगोनल प्लेनर. BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. सो D का सेकंड. सो दिस द आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. Which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? हाई प्योरिटी का जो मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं which is liquid at room temperature is जनरली, जब भी क्वेश्चन आता है ना ये वाला हाईली प्योर, सो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, हाईली प्योर है तो जोन डिफाइन करेंगे, लाइक फॉर जर्मेनियम एक्सेट्रा. जर्मेनियम के लिए करते हैं जोन डिफाइनिंग, पर इसने बोला है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होना चाहिए. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पे जोन डिफाइनिंग नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा डिस्टिलेशन. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज. Now the question says major product form major product of the following chemical reaction is. ये अपने को chemical reaction दे रखी है. This is a compound which is reacted with HBr in presence of this. This is known as a peroxide. ये एक peroxide है. कैसे? ये है C6H5 C double bond O O O C double bond O C6H5. So this इस चीज को क्या बोलते हैं, peroxide. In presence of this peroxide, the reaction is not carried forward by the carbocation mechanism. Carbocation mechanism यहाँ पे नहीं होगी. So कौन सी मैकेनिज्म को ये प्रमोट करता है, ये पेरोक्साइड ये प्रमोट करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ओके, इसको ये प्रोसीड करेगा. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, यहाँ पे होमोलाइसिस होगा. इसको बोलते हैं होमोलाइसिस. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं दोनों कार्बन को, सो दैट दे फॉर्म फ्री रेडिकल. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. इसके बाद क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लें. CH3CH. ओके, सो C डबल बॉन्ड C. अब ये सिंगल है और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स बन गए. ओके, एंड HBr, इस HBr का जो ये जो पेरोक्साइड है, ये क्या कराएगा, होमोलाइसिस कराएगा. इसका भी क्या कराएगा, होमोलाइसिस. यहाँ पे होमोलाइसिस कराएगा एंड यहाँ पे भी क्या कराएगा, होमोलाइसिस कराएगा. यहाँ पे होमोलाइसिस हुआ, फिर क्या होगा, यहाँ पे H फ्री रेडिकल बनेगा एंड Br फ्री रेडिकल बनेगा. ये Br फ्री रेडिकल यहाँ पे आप सोचो यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे लगेगा. ऑफ कोर्स यहाँ पे लगेगा. क्यों, ताकि जो बचा हुआ फ्री रेडिकल है ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है. क्यों, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप. ठीक है, सो ये मोर स्टेबल हो गया. सो ये Br कहाँ पे जाके जुड़ेगा, इस वाले पे. सो C ये बच गया एंड यहाँ पे C Br एंड जो H है, अब ये जो H है ये यहाँ पे आके लग जाएगा. सो दिस विल बी Br यहाँ पे लगेगा. सो ये वाला आंसर कौन सा है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन. ओके, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल. कौन सा पार्टिकल को ये एमिट करता है, ऑफ कोर्स बीटा पार्टिकल को. दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन इन NCERT इन चैप्टर हाइड्रोजन नाम से चैप्टर, इसमें ये फैक्ट गिवन है. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड एंथैल्पी का अपने को करेक्ट ऑर्डर बताना है. सो एज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हेलोजन. भाई जितना ज्यादा बड़ा हेलोजन यहाँ पे अटैच होगा उतनी ही कम एनर्जी लगेगी इसको हटाने के लिए, बिकॉज ये बल्कि हो जाता है. जो साइज बड़ा होता है तो ये बल्कि हो जाता है. बल्कि होने की वजह से इट इज अनस्टेबल है, सो टेंड्स टू ब्रेक. सो जितना ज्यादा साइज उतना कम जो है बॉन्ड एंथैल्पी होगा. सो यहाँ पे तो CH3 का सबसे ज्यादा बता रहा है. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. ओके, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. सो हमने इसमें क्या लगाया कॉन्सेप्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हेलोजन बॉन्ड एंथैल्पी. ओके,
right option for the number of tetrahedral and octahedral. Number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell. Hexagonal primitive unit cell में number of tetrahedral and octahedral voids का अपने को number बताना है. So the correct answer will be 4. It's a fact based question. So अपने को इसमें सारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. NCERT में ये fact given है. Okay. Which of the following is metal displacement reaction? Metal displacement reaction कौन सी आंसर में से? KClO3, this is not a metal displacement reaction. Cr2O3 plus aluminium, यहाँ पे metal आ रहा है. Okay, इसको हम देखेंगे. पर इसने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस किया है. So this could be a metal displacement reaction. PbNO3, ये तो metal displacement reaction नहीं है. ये तो कौन सी reaction है? Dissociation reaction है. And also यहाँ पे भी heating की need हो रही है. And यहाँ पे भी heating की need हो रही है. Displacement reaction जो होती है, spontaneous displacement reaction, उनमें कभी भी heat not required. यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर अपने को स्पॉन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलानी है. अगर स्पॉन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको चलानी है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ व्हिच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहले तो PV इक्वल्स टू nRT होता है. बॉयल्स लॉ सेज दैट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा, PV ग्राफ होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हिच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. सो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है? ऐसे दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये. नाउ इनमें से करेक्ट कौन सा है हमको ये देखना है. सो अगर मैं कोई भी एक चीज को मैं कांस्टेंट रख लूं, मतलब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, सो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर एंड यहाँ पे प्रेशर, मुझे अब बताना है कि ये वाला ज्यादा है टेम्परेचर, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है. ओके, सो दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. अब ये सब प्रेशर है. ओके, हमको पता है कि P1 इज मोर देन P2 इज मोर देन P3, बट एट PV इक्वल्स टू nRT के हिसाब से हमने वॉल्यूम को अगर कंसीडर किया, P इज प्रोपोर्शनल टू T. जितना ज्यादा प्रेशर होना चाहिए उतना ही ज्यादा टेम्परेचर भी होना चाहिए. पर क्या ये टेम्परेचर ज्यादा है इस प्रेशर के कोरिस्पोंडिंग? नो. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, the pKb of dimethylamine and pK of acetic acid. So pKa is 4.77, pKa अपने को 4.77 given है and pKb अपने को given है 3.27. pKb is given as 3.27. So pH of dimethylammonium acetate. So we know that this is a salt and this is a weak acid, weak base salt. And for a weak acid, weak base salt, the pH value is given by 7 plus half pKa minus pKb. Okay, so this will be 7 plus half pKa. pKa is given as 4.77 minus pKb is 1.5. So this is 7 plus 0.75. So this is 7.75, which is the required answer. Third option is the correct answer. Among the following alkaline earth metal halides, which one is covalent and soluble in organic solvents? Covalent and soluble in organic solvents में alkaline earth metal में only and only beryllium ऐसा है जो कि BeX2 जो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट टाइप के बनाता है. एंड द कोवेलेंट नेचर डिक्रीजेस एज एटॉमिक वेट एंड नंबर इंक्रीज. So BeF2, BeCl2, BeBr2 and BeI2 में से जो ये ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर ऑफ कोवेलेंसी, कोवेलेंट नेचर. सो अपने को क्लोराइड्स के लिए पूछा है, क्लोराइड 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 क्लोराइड. सो बेरिलियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर. द alkaline earth metal which is most covalent. Okay, the most covalent is beryllium chloride. Okay, BeCl2. Maximum temperature that can be achieved in a blast furnace is. So this is a fact based question. It is the answer is 2200 Kelvin. मैं आपको बता देता हूं NCERT में कहां given है. You can clearly see a blast of hot air is blown from the bottom of furnace by burning coke in the lower portion to give temperature up to about 200 Kelvin. Temperature up to मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, 2200 Kelvin से ज्यादा. So again जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है उसमें भी आपको NCERT से स्टिक रहना है, स्टिक टू NCERT. Okay. Now the question says ethylene diamine tetraacetate. is ethylene diamine tetraacetate. So इसका जो स्ट्रक्चर होता है ethylene diamine EDTA का, वो मैं स्ट्रक्चर एक बार बना के दिखाता हूं आपको. 2 कार्बन because it is ethylene diamine NH2 tetraacetate 1 2 1 2 CH3 COO minus CH3 COO minus CH3 COO minus CH3 COO minus. So this is the structure of ethylene diamine tetraacetate. यहाँ पे दो लोन पेयर है एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 जो है डोनर ग्रुप है. सो इट इज अ हेक्साडेंटेट. क्यों? यहाँ पे जो लाइगेंड्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6. सो इट इज अ हेक्साडेंटेट. सो हम सारे हेक्साडेंटेट वाले को मार्क कर लेंगे. हेक्साडेंटेट ओके, एक ही हेक्साडेंटेट है. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. बट इसका आगे विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम. 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन. 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स. या नाइट्रोजन डोनर एटम्स. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Following solutions were prepared by
dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water, 10 gram of urea in 250 ml of water and 10 gram of sucrose in 250 ml of water. So 250 ml of water कांस्टेंट है हमने. अच्छा, और इनका जो मास है वो भी कांस्टेंट है. 10 ग्राम यूज में लिया, वाटर का वॉल्यूम भी तीनों में सेम लिया गया. डिफरेंस कहाँ है? इन सब्सटेंसेस में. सो डिफरेंस कहाँ आएगा इन तीनों के? मॉलिक्यूलर वेट में. Difference is in molecular weight. The right option for decreasing order of atmospheric pressure. Okay, so atmospheric osmotic pressure, not atmospheric pressure, osmotic pressure. Osmotic pressure is given by ICRT, where C is the concentration or molarity. Okay, temperature same है, gas constant is constant. Now pi is proportional to C, and C is proportional to number of moles divided by volume of water. Okay, या फिर volume of solution, more precisely. Now volume of solution is also constant. तो चेंज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ सब्सटेंस, द गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट. गिवन मास भी अपना कांस्टेंट है. कैसे? 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम गिवन सारे. सो ये भी कांस्टेंट है. सो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. मैं कह सकता हूं पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका पाई की वैल्यू ज्यादा. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा. सो सबसे अच्छा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 180. ओके, सो वो एग्जर्ट कर रहा है P1. यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 एंड वो एग्जर्ट कर रहा है P2. सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 320. वो एग्जर्ट कर रहा है P3. सो P1 P2 एंड P3 ये तीन थे. जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा. सो P2 इज मच मोर. जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा उसका सबसे कम P3 एंड बीच में क्या हो गया? P1. सो 213 इज द करेक्ट ऑर्डर. 213 इज फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नाउ अगेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन. द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज द ऑर्डर गिवन. ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हाई इट इज करेक्ट? बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हम मेजर करते हैं कि एबिलिटी टू डोनेट H+. ओके, H+ डोनेट करने की एबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? इसमें सबसे ज्यादा होगी. क्यों? द डिफरेंस ऑफ द साइज. H+ छोटा सा है और I बड़ा है, तो जो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी ना वो कम होगी. ओके, सो बॉन्ड एंथैल्पी इज लोअर. तो स्टेटमेंट 2 क्या है? एज द साइज. सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया. ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. एज द साइज ऑफ एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HBr एसिड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही तो इसका रीजन भी है. ओके, सो ये असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकता है सब्सिक्वेंट नीट 2024 में, एंड दिस इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. लेट मी शो यू. हां, कैन यू सी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन? ये आपके टॉपिक गिवन है पी ब्लॉक वाले चैप्टर में. इट इज रिटन दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E. ये मैंने हाइड्राइड्स का ये इस वाले 16 ग्रुप वाले जो हैं उनका मैंने लिया. 17 ग्रुप वाले में सेम रीजन है. तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2E. यहाँ पे HX था, यहाँ पे H2O और H2E वाला है. इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप. सो एज द डाउन द ग्रुप फ्लो जो X है, चाहे वो ये ले लो चाहे वो आप हेलाइड ले लो, डाउन द ग्रुप जाने में इनकी साइज बढ़ती है, सो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है. सो इन ग्रुप नंबर 16 एंड 17 दोनों के लिए ये बात ट्रू हो गई. तो 2021 में अगर ग्रुप 17 से आता तो 24 में 16 से कर सकते हैं क्वेश्चन. ठीक है, नो बिग डील. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. ओके, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर. सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड स्टेट में क्या फॉर्म करता है? ये डाइमर या फिर चेन फॉर्म करता है. ओके, सो चेन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. सो चेन दो ऑप्शंस में. वेपर फेज में क्या करता है? वेपर फेज में ये डाइमर फॉर्मेशन करता है. ओके, सॉलिड स्टेट में ये डाइमर फॉर्मेशन की बजाय चेन फॉर्मेशन करता है, और वेपर फेज में क्या करता है? डाइमर फॉर्मेशन. सो चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन. फॉर रिएक्शन A to B, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2. मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल. करेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल. एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अगर नेगेटिव है मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट्स की जो एंथैल्पी होगी वो इनिशियल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में नीचे होगी. ओके, सो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट से ऊपर आ रहे हैं. ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. क्वेश्चन अपने जो नेगेटिव साइन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बता रखा है. सो द ग्राफ शुड बी लाइक दिस. अगर ये रिएक्टेंट्स हैं सो प्रोडक्ट्स मस्ट बी बिलो, उनकी एनर्जी का लेवल बिलो होगा. सो ये हो सकता है. यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है, सेम थोड़ी ना रहेंगे, एंड ये फिर से एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की है वो ज्यादा बता रखी है. नो, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो जाएगी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 80. Zirconium and hafnium. Zirconium and hafnium have similar atomic and ionic radii because of. This is due to the most famous lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction सबको पता होना ही चाहिए. एनसीईआरटी में भी बिल्कुल clearly given है. The cumulative effect of the contraction of lanthanoid series known as lanthanoid contraction causes radii of the members of the third transition series to be very similar to those of corresponding members of the second series. Almost identical radii of zirconium and hafnium. इनकी atomic radii given है 160 and 159 is a consequence of the lanthanoid contraction. Account for their occurrence together in nature and for the difficulty facing their separation. इनको separate भी difficult होता है इनको separate करना. So ये भी क्वेश्चन बन सकता है. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है. सो इनको सेपरेट करना भी मुश्किल होता है. ये क्वेश्चन बन सकता है. ओके, एंड हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया था. ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियस zirconium और hafnium की किसकी वजह से होती है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. ओके, सो ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द थर्ड ऑप्शन.
Now the 18th question says that a particular station of All India Radio New Delhi broadcast a frequency of 1368 kilohertz. Frequency देखिए अपने को, okay? So frequency mu is equal to 1368 kilohertz. Okay? The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. अपने को lambda की वैल्यू बतानी है. Okay? So we know that lambda by time is given as the velocity of light. Wavelength divided by time is velocity of light. Distance upon time speed होता है. So this is speed of light. And also we know that 1 upon t is frequency. So lambda nu is equal to c. So lambda की वैल्यू क्या है? c by nu. Okay. C की वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 divided by 1368 into 10 power into 10 to the power 3. So this is 3 into 10 to the power 5 divided by 1368. Or we can say that 3000 into 10 to the power 2 divided by 1368. This is approximately equal to 219.3. यहाँ पे कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सिमिलर ऑप्शंस हैं. सो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 219.3 इज द आंसर. ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटर था, बाकी सारा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है. ओके, नाउ an organic compound contain 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula for this compound. Empirical formula क्या होगा इसका? We know that for हम ऐसे क्वेश्चन के लिए करते हैं परसेंटेज बाय वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं. ओके, तो 78 डिवाइड बाय 12 6 से 72.5 तो 6.5 आया. सी के लिए है 6.5. फॉर हाइड्रोजन अगर 78% बाय वेट कार्बन है सो 22% क्या है हाइड्रोजन. सो फॉर हाइड्रोजन इट इज 22 डिवाइड बाय 1 व्हिच इज 22. सो सी इज 6.5 एंड हाइड्रोजन इज 22. सो इसको हम सबसे लोएस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? हम 6.5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे. CH22 by 6.5. So 6.5 approximately 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 6.5 को 6.5 मल्टीप्लाई 3 5 से 15 6 3 18 19 19.5. So approximately 3 times डिवाइड हो रहा है. So CH3 approximately CH3 इक्वल आएगा. So CH3 is the correct answer. The compound which shows metamerism is. अब metamerism क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है C5H12 का. तो यहाँ पे ये तो कोई सा भी ये सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है. ओके, मेटामेरिज्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल इस केस में C4H10 है जो है मेटामेरिज्म शो कर सकता है. सो क्या होता है मेटामेरिज्म? जनरली मेटामेरिज्म शो कौन कौन करते हैं? अल्कोहल एंड ईथर्स. फॉर एग्जांपल C4H10O. अब C4H10O है, ये ईथर के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. यू कैन सी कि मैं इसको इसका जो फॉर्मूला होगा वो C4H10 ही होगा. ओके, एक ये वाली फॉर्म है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा. इस ऑक्सीजन की पोजीशन मैंने यहाँ पे कर दी. सो दीज टू आर मेटामर्स. सो मेटामेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड. ये जो मेटामेरिज्म है इसमें जनरली कम से कम 4 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए. ओके, 4 कार्बन की चेन्स में मिनिमम रिक्वायर्ड होती है. यहाँ पे 5 कार्बन भी है पर ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता. ओके, अब जो फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड व्हिच डिसॉल्व इन अल्कली. ओके, हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट के साथ कौन कौन रिएक्ट कर सकते हैं? प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन. ओके, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन दोनों के दोनों हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट से रिएक्ट कर सकते हैं. हाइजेनबर्ग्स I think it's Hinsberg reagent. Yes, Hinsberg reagent. Okay, अब जनरली क्या होता है कि Hinsberg reagent जो होता है वो एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे अपना एक ग्रुप ऐड कर देता है. ओके, अगर ये हाइड्रोजन हट जाता है और वो जो ग्रुप है वो ऐड हो जाता है तो यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं रह जाता इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन. ये एक सेकेंडरी अमीन है. अगर इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ग्रुप लग गया Hinsberg reagent वाला ग्रुप, सो ये एल्किली के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एल्किली के साथ रिएक्ट करने के लिए एक नया हाइड्रोजन चाहिए होता है. पर ये तो डिस्प्लेस्ड हो चुका है. तो so only and only primary amines can react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali. जो alkali के साथ dissolve भी हो जाए उस कंडीशन के लिए only and only primary amines ही होते हैं. रिएक्ट दोनों कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स. प्राइमरी सेकेंडरी दोनों रिएक्ट कर सकते हैं बट जो प्रोडक्ट होगा वो alkali में डिसॉल्व होगा, वो प्राइमरी अमीन के केस में होंगे. ओके, the correct option for the number of body centered BCC unit cell in all 14 types of Bravais lattice unit is इसका आंसर it's a fact based question, so the answer will be 4. जो 3 जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स होते हैं जो कंप्लीट 14 ब्रेवाइस लैटिस हैं उनमें ओनली जो 3 होते हैं वो बीसीसी टाइप के होते हैं. ओके, सो दिस इज अ मैच द लिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे जो ये है ये मैग्नेटिक मोमेंट है सबके. ओके, सो FeCN होल 6 - 3. अच्छा, अपने को मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला पता है. मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज इक्वल टू n√n+2. ओके, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n is number of unpaired electron. ओके, सो अगर मैं FeCN होल 6 - 3 को लेता हूं सो यहाँ पे Fe+3 की फॉर्म में. ओके, सो द कॉन्फिगरेशन विल बी D5 एंड जो CN है वो एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है सो वो पेयरिंग कराएगा. सो D5 है 1 2 3 4 5 ये पेयरिंग करवाएगा. सो एक जो है वो अनपेयर्ड रह जाएगा इलेक्ट्रॉन. सो दिस विल बी यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, सो √3 आएगा आंसर विच इज 1.73, तो ए का 4। ओके, एंड यहाँ पे Fe+3 है, Fe+3 एंड यहाँ पे वाटर जुड़ा हुआ है, वाटर इज अ वीक लाइगेंड, सो वीक लाइगेंड के लिए यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, सो यहाँ पे 5 × 5 + 2 विच इज 7, सो 35 का अंडर रूट 36 जो होता है वो 6 होता है, सो √35 जो होगा वो 6 से थोड़ा सा कम होगा, सो 5.92, बी का फर्स्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत कॉमनली टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये जो इन सबके मैग्नेटिक मोमेंट्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। ओके, सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 3 स्टार में इस पे मार्क किए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर द टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन confined in a total volume of 1 liter at 0 degree Celsius. Okay, so R की वैल्यू हमको दे रखी है एंड टेम्परेचर हमको 273 केल्विन दे रखा है। करेक्ट ऑप्शन फॉर टोटल प्रेशर, सो PB equals to nRT, we know that P is equals to nRT upon V, V is 1 liter, so N टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, सो एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 32 विच इज 1/8, and NH2 is 2 divided by 2 which is 1. So total number of moles is M, and total is NO2 plus NH2 which is 1/8 plus 1 9/8. So N is 9/8 into R की वैल्यू है 0.082 into टेम्परेचर की वैल्यू है 273 केल्विन। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो 8 10 80 होता है, 2 8 2 16 and 8 5 40, so 10.25. So after solving this we will get 25184.25 divided by 1000. So अगर 1000 को मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं तो ये 25.28 will be the answer, 25.28 will be the correct answer. Okay, now next question, CH2CONA, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इसको हीट कर रहे हैं, और एक और रिएजेंट है जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एंड द प्रोडक्ट इज इथेन एंड Na2CO3. The question is consider the evaluation and identify the missing reagent. अपने को missing reagent बताना है. So as we can clearly see that यहाँ पे Na2CO3 बन रहा है and NaOH के साथ हम इसको हीट कर रहे हैं, so clearly यहाँ से ये वाली जो टर्म है ये क्लीव हो रही है. Okay, and the best reagent for this is soda lime which is CaO, calcium oxide. It is the best reagent to cleave that carboxylic acid और acetate group, sodium acetate group. इसको क्लीव करने के लिए सबसे बेस्ट reagent होता है calcium oxide, इसको हम soda lime भी बोलते हैं. Okay, so this will be the correct answer. For irreversible expansion of ideal gas under isothermal condition, the correct option is, अगर isothermal condition है so और irreversible expansion है, isothermal condition के लिए हमारे पास दो options वैसे ही एलिमिनेट हो गए, isothermal है तो U तो 0 होगा ही होगा. Okay, and delta S total entropy, so for irreversible the delta S total for irreversible expansion, okay, so irreversible अगर expansion हो रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई, सो डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन 0. ओके, ये 0 से ज्यादा होगा, एंड सिंस इरिवर्सिबल प्रोसेस इज देयर, ये क्वेश्चन में बता रखा है हमको इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0. सो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन. ओके, which one of the following arrangement is not strictly according to the properties indicated against it. ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, अपने को इनकरेक्ट बताना है. ओके, इनकरेक्ट कौन सा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, HI HBr HCl NHF. इज दिस द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ? यस, बिल्कुल, अभी हमने ऊपर यही तो सॉल्व किया था क्वेश्चन के स्टेटमेंट वाला. ओके, सो दिस इज करेक्ट. इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज, क्या इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज ये होगी? आंसर है नो. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम. ओके, ये डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बट pKa, दिस इज pKa तो डिक्रीज होगा ना, so pKa will decrease, so this is the incorrect statement. Okay, this will be the incorrect. Now the slope of Arrhenius plot, ln k versus 1/t for first order reaction. slope जो है इसका ये है 5 × 10⁻3. Okay, so हम Arrhenius equation को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ. सॉरी, I need some space for the work. Okay, so k की जो वैल्यू है इक्वल्स टू a, ये मैं Arrhenius इक्वेशन लिख रहा हूँ. ओके, Arrhenius इक्वेशन ये क्या कहती है, k which is a reaction constant is equal to a e की पावर माइनस ई ए इज एक्टिवेशन अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी. ओके, सो मैं अगर लॉगरिथम ले लूं, नेचुरल लॉग ले लूं, एल एन के विच इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी. सो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस माइनस ये माइनस ई बाई आर टी, सो माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा. सो यहाँ पे एम स्लोप क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है ये 1/t और
k के बीच में होता है. So this is the intercept, ln a is the intercept, and EA upon R is the slope. Okay, and slope is given in the question. It is minus EA upon RT. अच्छा ये माइनस है, ये माइनस को भी हम इंक्लूड करते हैं. माइनस EA upon RT, माइनस EA upon R not T equals to minus 5 into 10 to the power 3, not minus 3. So EA equals to 5 into 10 to the power 3 into gas constant. Gas constant की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 8.314. So मैं यहाँ पे 8.314 लगा दूंगा. 8.31. Okay, 5 1 5, 5 3 15 5 1, 8 5 40 plus 1 41. 2 के बाद यहाँ पॉइंट्स है into 10 to the power 3. So it is 41.5 किलो जूल. ये जूल में है, so किलो जूल पर मोल. This is the activation energy. EA equals to ये वैल्यू है. Okay, so which option is correct? First option will be the correct answer. Okay, the product form in the following chemical reaction. अच्छा, product form है. This is the ester. In presence of NaBH4, ester remains same. NaBH4 इस ester का कुछ नहीं बिगाड़ सकता. NaBH4 सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का बिगाड़ सकता है. ओके, सो एल्डिहाइड और कीटोन में बिगाड़ के क्या करता है? इसको रिड्यूस करता है. इनको क्या करता है? रिड्यूस टू अल्कोहल, यानी कि OH ग्रुप ऐड कर देता है ये. ओके, सो बस इसकी जगह OH ग्रुप ऐड हो जाएगा इस पूरी इक्वेशन में. ये एज इट इज रहेगा. ओके, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करवा दी इसकी. ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने इसको रिड्यूस कर दिया और इसको छोड़ दिया. ओके, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसने इसको रिड्यूस किया, इसको भी रिड्यूस कर दिया. ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. ये ऑप्शन इसमें ये एज इट इज है और ये रिड्यूस्ड है. सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ए, ये कौन सी रिएक्शन होती है? CO HCl with anhydrous ClCl3 and CuCl. CuCl, it is a Gatterman-Koch reaction. Gatterman-Koch reaction. ओके, सो ए का सेकंड हम दूसरे भी देख लेते हैं. फॉर NaOH, ये NaOH और एक ये वाली जो टर्म है, ये दो टर्म कौन सी रिएक्शंस में यूज में आती हैं? हेलो फॉर्म रिएक्शंस में. ओके, सो बी का थर्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 and RCOH in presence of alcohol. This is none other than esterification reaction. So C का fourth. And acid, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड विद हैलाइड एंड रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ H2O. ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है ये जो RCHX-COOH, ये इसका प्रोडक्ट आता है और ये कहलाती है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन. ओके, सो डी का फर्स्ट हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन. सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर? नॉन पोलर इन नेचर कौन सा होगा? वी नो दैट SbCl5 होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, SbCl5 का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है. ओके, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, ये डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया एंड ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे कैंसिल हो गया. सो दिस इज द नॉन पोलर सब्सटेंस. दिस इज द रिक्वायर्ड नॉन पोलर सब्सटेंस. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस व्हिच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर? व्हिच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर? आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन से नहीं है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? O-2 10 है और यहाँ पे भी 10 है. सो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर है. सोडियम मैग्नीशियम ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर है. मैग्नीज +2 एंड Fe+3, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर होगा? मैग्नीज में D5 है एंड Fe+3 में भी D5 है. यस, दोनों में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी रहेगा. Fe+2 में एंड Mn+2 में तो D5 कॉन्फ़िगरेशन रहती है, पर Fe+2 में D5 कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहती. इसमें p स्ट्रक्चर में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है Fe+2 में. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट अ आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर. द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन, मोलर रेशियो 3:2. ओके, सो मोल्स रेशियो यानी कि N बेंजीन एंड ऑक्टेन, मोलर रेशियो 3:2. ओके, at 45 degrees Celsius the vapor pressure for benzene, so P not benzene is 280 and P not octane is क्या दे रखा है 420 mm of Hg. ओके, सो नाउ वी नो दैट यहाँ पे पूछा क्या है? टोटल वेपर प्रेशर पूछा है. सो P total is equals to P naught x P1 x1 plus P2 x2. ये होता है where x is the mole fraction. x क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बी 3x, तो ऑक्टेन कितने हो गए? 2x, तो दोनों का रेशियो 3:2 हो गया. सो फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 3/3x/5x, सो दिस इज 3/5. एंड फॉर x octane it is 2/5, 2x/5x, that is 2/5. सो P naught 1 बेंजीन के लिए कितना था? 280 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन था 3/5 प्लस ऑक्टेन का 420 इंटू 2/5. 5 5 25, 5 6 एंड 5 8 40, 5 4 सो 6 18, 6 5 30, 318 प्लस 16 हुआ ना, 168 हो गई. सॉरी, 4 2 8 and 8 2 16, so 168 into 2
क्योंकि 168 प्लस 168 कर रहा हूँ मैं, सो सिंपली 168 into 2 कर लूँ, सो 8 to 16, 6 to 12 and 336 will be the correct answer. Sorry. Okay, now this is a match the following type of question again. So SO2 plus O2 gives SO3. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? This is we know that this is a tropospheric pollution. ये tropospheric pollution है. So A का फोर्थ, ये NCERT में गिवन है कि ये जो tropospheric pollution होता है इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है. ओके, ये ट्रोपोस्फेयर में होती है रिएक्शन. सो एंड इट कॉजेस tropospheric pollution विद अ रेड हेज. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे रेड हेज बन जाता है. ओके, रेड कलर के जो है पार्टिकल्स बनते हैं. सो ए का फोर्थ. वैसे तो अपना क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व हो गया. फिर भी हम दूसरे भी देखेंगे. HCl, OH फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री, क्लोरीन फ्री रेडिकल. दिस इज ओजोन डिप्लीटेशन. ओजोन डिप्लीटेशन में फ्री रेडिकल्स का बड़ा काम आता है. सो ओजोन डिप्लीशन, सो बी का थर्ड हो जाएगा. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन. द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस. NH2, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl है, यहाँ पे इसने N2Cl बना दिया. ओके, नाउ हम इसमें यहाँ पे क्या ऐड करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए. सो फॉर दिस द रिएजेंट आर शुड बी एन अल्कोहल, क्योंकि जो N2Cl टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं वो अल्कोहल्स के साथ, यानी कि CH3 CH2OH इसके साथ रिएक्ट करके बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं. ओके, सो एथेनॉल विल बी द करेक्ट आंसर. जो डायजो सॉल्ट्स होते हैं वो इनके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं. ओके, नाउ द इंटरमीडिएट formed in this reaction. So the intermediate X है वो हमने बताना है. सबसे पहले तो ये CS2 and CrO2Cl2. This reaction is known as Attard's reaction. Okay, ये Attard's reaction है. इसमें जो intermediate बनता है this is CrOHCl3 and OCrOHCl2. 3 2. ओके, सो दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म इन द Attard's रिएक्शन. जो CrO2Cl2 है वो CH3 के साथ जुड़ के ये वाला कंपाउंड फॉर्म करता है. एंड देन इसके जो हाइड्रोलाइसिस होता है इसका, दिस इज हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस जब होगा देन इट फॉर्म्स एन एल्डिहाइड ग्रुप. ओके, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट. सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH OCrO HCl2 का होल ट्वाइस. ठीक है. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, दिस वाज द कंप्लीट केमिस्ट्री सेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. सो बायोलॉजी सेक्शन का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मैंने अपलोड कर दिए हैं. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन बायोलॉजी, मतलब दोनों जूलॉजी और बॉटनी का मैं सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा. थैंक यू एंड नाइस डे.